वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप के आप लोग सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे बात की थी कि मिसलेनियस एग्जांपल एक्सरसाइज के आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिए थे। ठीक है, आई होप वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। और साथ में मैंने ऐसे बोला था कि मिसलेनियस एग्जांपल भी हम करवाएंगे, लेकिन बहुत ही ईजी है, आसान है और उसका सॉल्यूशन भी अंदर टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वो हम लोग रहने देते हैं, आप लोग मिसलेनियस एग्जांपल देख लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, हम लोग सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग एक चैप्टर यहाँ पे एंड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ था नहीं कि जिसके लिए हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रेंज और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन के टाइप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैलकुलस का बेसिक स्टार्ट है। ठीक है, जब तक वो नहीं समझोगी तो आगे वाला चैप्टर जो थर्ड आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको रेंज और डोमेन के बारे में कुछ सही से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके एमसीक्यू करने बहुत जरूरी है, तो हम लोग उसके एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारे एमसीक्यू करेंगे, सभी टॉपिक के देख लेते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू m, मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आया वो m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज इक्वल टू n, मतलब b के अंदर n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b इज व्हाट। बच्चों ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा है, नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालना है। कौन सा रिलेशन निकालना है, नॉन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब उसमें एम्प्टी रिलेशन कोई होना नहीं चाहिए, मतलब जो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास टोटल रिलेशन का फॉर्मूला कौन सा है, टोटल रिलेशन आपको पता होगा r इज इक्वल कितना आता है, 2 रेज़ टू pq आता था, याद हो। p क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A and number of element in B set number of element in B that is equal to Q। तो हमारे पास जब इस तरह से एलिमेंट था P और Q, तब उसका फॉर्मूला क्या था, 2 रेज़ टू PQ था, राइट। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू P कितना है हमारे पास, m देख लो, और ये कितना है m, तो 2 रेज़ टू mn आ जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे पूछा क्या है, नॉन एम्प्टी रिलेशन, लेकिन इस रिलेशन में तो हमारे पास एम्प्टी सेट भी आ जाता था। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू mn माइनस 1, मतलब एक निकाल लेंगे, एम्प्टी सेट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू mn माइनस 1, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ आ रहा है। तो बच्चों ये टॉपिक तो आपको पता ही था कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ टू pq वाला फॉर्मूला, राइट। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज ला लिया उन लोगों ने, क्या दे दिया कि भाई नॉन एम्प्टी रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग तो एग्जाम में यही करके छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, तो नॉन एम्प्टी पूछा था, तो एम्प्टी सेट नहीं चाहिए हमें, तो हमने निकाल दिया, तो -1। ठीक है, आई होप को आपको पता होगा कि रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, a क्रॉस b के सबसेट का सेट। ठीक है, सबसेट का सेट, तो उसमें तो एम्प्टी सेट आ ही जाता है, तो भाई साहब हमने हटा दिया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन r x y इस तरह से डिफाइन हुआ है जिसमें y इज ग्रेटर देन x, y क्या होना चाहिए, x से बड़ा, और x y बिलोंग्स टू u, देन रेंज ऑफ r इज व्हाट, हमें रेंज निकालनी है इसकी। अच्छा, और पहले तो रिलेशन निकाल लेते बच्चों, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, देख लो हमने क्या बोला है कि x और y किसमें से लेना है, u में से लेना है ना, किसमें से लेना है, u में से, और ऐसे एलिमेंट लेना है जिसमें आपके पास y इज ग्रेटर देन x हो, मतलब y x से बड़ा हो। तो भाई साहब क्या लिख सकते हैं, पहले 1 की बात कर लो, 1 किसी से बड़ा आने वाला है, देखो 1 2 से छोटा, 1 3 से छोटा, 1 4 से छोटा, सबसे ही छोटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, हमें y बड़ा चाहिए था ना, सबसे बड़ा आ गया 1 का रिलेशन में। चलो अब 2 की बात करें तो 2 का साथ क्या आ जाएगा, बड़ा 3, और 2 के साथ क्या आ जाएगा 4, वैसे ही 3 की बात करो तो 3 के साथ 4 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, ओके। हमें सिर्फ इक्वल ग्रेटर देन पूछा है, इक्वल टू नहीं पूछा, इक्वल टू पूछा होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 भी लेते, लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन पूछा है हमें बच्चों। ठीक है, बड़ा चाहिए, और क्या निकालना है, इसमें रेंज निकालना है। रेंज क्या आ जाएगी बच्चों, ये रिलेशन में हमारे पास रेंज क्या होती है, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर डिफाइन होता है, जो आंसर आता है निकल के उसका सेट, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे,
ये आ जाएगा 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2 3 4। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आई होप कि ये तो इजी क्वेश्चन था, मामूली सा आपको रिलेशन डिफाइन करा था और उससे रेंज निकालनी थी, तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कुछ नया है, ठीक है, जो अभी तक देखा नहीं। हाँ, हम लोगों ने ऐसा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन तो किया है, लेकिन ये 4x माइनस एक्स वाला कभी नहीं किया, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब ये अंदर वाला पार्ट क्या होगा आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। वो हम लोगों ने आगे बहुत बार समझा चुका हूं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक और ये इनइक्वालिटी। तो क्या बोल सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका है, वेवफॉर्म मेथड का। तो भाई साहब यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब पहला काम होता है फैक्टराइजेशन करने का, तो कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। और बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ये जो x जब कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज क्या रखते होते हैं, पॉजिटिव टर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, पॉजिटिव टर्म, कि जिसकी वजह से हमें इजी हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 4 और ये लेसर इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद इसका नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, ये 4 और ये 0। पावर तो देख लो सभी की ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा लो, खत्म। ठीक है, अच्छा अब देख लो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या चाहिए था आपको, लेसर इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव चाहिए और 0 भी इंक्लूड चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 4। तो ये हमारे क्या आ गए, डोमेन। तो है ऑप्शन, हाँ है। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये 3 एमसीक्यू आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब देख ले नेक्स्ट एमसीक्यू। मैंने दो तीन और के एमसीक्यू ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, f of x इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d and f of x plus 1 minus f of x equal to 8x plus 3 then blank। मतलब बच्चों यहाँ पे हमें b और c की वैल्यू बतानी है, सारे ऑप्शन में लिखा जाए तो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास वर्किंग रूल जो है f of x इक्वल टू क्या है, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड उसमें जब हम लोग जब f of x plus 1 minus f of x करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 8x plus 3। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारे पास है ही, ये रही, तो इसे आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो f of x plus 1 कैसे निकालोगे, जैसा जहां ये फंक्शन में, ये वर्किंग रूल में जहां x है वहां क्या रख देंगे, x plus 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f of x plus 1। डायरेक्ट कर ले, तो f of x plus 1 माइनस f of x इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8x plus 3। तो भाई साहब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, x plus 1, क्या रख देंगे, x plus 1, दैट्स इट, वेरी सिंपल। और यहाँ पे f of x फिर से वही है, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x plus 3। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, a b c d 3 वेरिएबल है, और हमारे पास इक्वेशन जो आया एक ही आया। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना होता है। ठीक है, हमारे पास क्या इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इसको मैं छेड़ता नहीं, ऐसा ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको टच भी नहीं करता हूँ, ऐसा ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में पॉलीगॉन लेके आऊंगा और उसके साथ कोफिशिएंट को कंपेयर कर लूंगा। किसको कंपेयर कर लूंगा, कोफिशिएंट को। तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है b c और d, और हमारे पास इक्वेशन कितना, एक ही है। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है हमारे कि एक ही इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो कैसे निकालें, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा स्मार्टली कंपेयर करके निकाल लेंगे कोएफिशिएंट को। ठीक है, तो बिफोर दैट हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये cx प्लस c प्लस d माइनस bx स्क्वायर सॉरी ये माइनस अंदर लेना रहेगा। ठीक है, तो माइनस bx स्क्वायर माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x प्लस 3। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो bx स्क्वायर 2bx प्लस d
ये cx प्लस c प्लस d माइनस dx स्क्वायर माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x प्लस c। चलो क्या कट होता है, ये cx हट जाता है, ये dd हट गया। ओके, और कुछ हट रहा है? नहीं हट रहा है, ये bx स्क्वायर और bx स्क्वायर हट रहा है। तो ये बचा क्या? बचा उतना जो हमें काम का है 2bx प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 8x प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास 3 वेरिएबल थे, तो ये इक्वेशन तो 2 वेरिएबल का हो गया। चलो तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, और ये कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा, सॉरी 2b इज इक्वल 8 आ गया। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 8 आ गया, तो भाई b इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ऐसा का ऑप्शन दिख रहा है, आया 4 बार। चलो b की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने बोला था इसको भी कंपेयर कर लो, b प्लस c और ये इक्वल टू 3, तो b प्लस c इक्वल टू 3, ये 4 प्लस c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू -1। तो हमारे पास आया b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -1। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आइए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, और इक्वेशन कितना था? एक ही था। तो जब भी इस तरह से कोई भी आए इक्वेशन, तो हम लोग इस तरह से कोएफिशिएंट को कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से वर्किंग रूल ले रखा होगा उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? इफ f r2r डिफाइन हो रहा है f of x इक्वल टू x - 2, और g r2r डिफाइन हो रहा है g of x इक्वल टू x + 2, तो हमें क्या निकालना है? f of g f plus g of x। मतलब दोनों का एडिशन ही करना है, और कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो कर लेते हैं। ये इसीलिए लिया है ये एमसीक्यू कि जिसकी वजह से आप लोग वो भूल ना जाओ वर्किंग रूल कि दो फंक्शन का एडिशन कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? x - 2 प्लस x + 2, तो +2 - 2 कट, तो हमारे पास आ गया 2x। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये तो मामूली क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसीलिए लिया कि आप लोग ये ऑपरेशन भूल ना जाओ, ठीक है। चलो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, जो हमारा फंक्शन था f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इसकी रेंज क्या आती थी? मैंने आपको बहुत ही जोर जोर से बोल बोल के भी आपको समझाया था और बोला था फोर्सफुली कि याद रखने के लिए। तो उसकी रेंज आती है हमारे पास z। क्या आती है? z। इंटीजर नंबर आएंगे, सारे इंटीजर को कवर कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। f of x इक्वल टू 3x2, g of x इक्वल टू 3 plus x, if f इक्वल टू g। अच्छा, अब f इक्वल टू g है, मतलब f of x और g of x इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो इजीली निकाल पाएंगे, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। 3x² - 1 इज इक्वल टू 3 + x। चलो पूरी टर्म यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? -x, और ये कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ भाई साहब क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म से ठीक होगा। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 12, और सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 1। क्या ऐसे पॉसिबल है? सोच लो, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? सोच लो। मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होना चाहिए? 12, और सब्ट्रैक्शन 1। तो है 3 × 4 = 12, तो रख देते 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, इसमें से x, तो 3x - 4, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 1, तो 3x - 4 = 0। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 4 और x + 1 = 0। इनमें से मैंने तो सॉरी 3x - 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, दो ब्रैकेट में से। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x = 4/3, और यहाँ पे x इक्वल कितना आ जाएगा? -1। तो देख लो दोनों में से कौन सा आंसर है? यहाँ पे 4/3 आंसर है, ठीक है। ये आंसर भी सही है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या आंसर टिक करेंगे? 4/3, ठीक है। आई होप बच्चों की एमसीक्यू आपको समझ में आया है, ठीक है। अब चलते थोड़े और नए टाइप के एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए, बहुत ही तगड़े वाले और अच्छे वाले क्वेश्चन लिया, ठीक है। देख लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2x - x², ठीक है। इसकी हमें क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। और दूसरा फंक्शन क्वेश्चन ऐसा लिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + 6
इज इक्वल टू 0 डिनोटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन x इज बिलोंग्स टू व्हाट, मतलब x कहां पे आएगा वो निकालना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और दूसरा एक स्क्वायर रूट फंक्शन उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब डोमेन कौन सी होगी वो निकालनी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ये वाला फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाली टर्म आपकी पॉजिटिव होगी। अच्छा तो लिख लेते हैं, हो गया। लेकिन बच्चों हमें तो पता है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा x² + 2x - 2x ≤ 0, ठीक है। अब ये बच्चों क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अरे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम क्या निकाल देना, फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने वाला नहीं है, देख लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, x = b² - 4ac x b = b² - 4ac, याद आ रहा कुछ, और x हम लोग क्या लिखते हैं -b ± d डिवाइड बाय 2a। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास था ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व करने का, आप बोलते थे उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कौन सी मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो वो लगा लेते हैं, तो सीधा सीधा मैं यही लगाता हूं, x = b कितना है 2, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, a कितना हो जाएगा हमारे पास 1, c कितना हमारे पास -2, a कितना हमारे पास 1, ठीक है। चलो रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8 8 + 4 12 हो जाएगा, ये आया 2। अब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको मैं और स्प्लिट कर सकता हूँ 4 और 2, 4 3 है ना, 4 3 12, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ 4 को, कैसे 2√3 की तरफ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 3 12 और ये 2, इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल दो तो मेरे पास आ जाएगा -2 ± 2√3 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई साहब यहाँ से 2 हट जाएगा, तो x इक्वल क्या आएगा -1 ± √3, ठीक है। तो भाई साहब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो x इक्वल टू -1 + √3 एंड x इक्वल टू -1 - √3, ठीक है। दो आ गया, तो ये तो आंसर आ गया हमारे पास, हमें तो फैक्टर के फॉर्म में चाहिए था, हाँ यही पॉइंट चाहिए हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो इसको इस तरफ ले लेता हूँ, x + 1 - √3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x + 1 + √3, तो इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ये तो पॉजिटिव लेस देन चाहिए, लेस देन नेगेटिव चाहिए। तो बच्चों ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई कब नेगेटिव आएगा, राइट। तो पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। आपको पता है पॉइंट ए से बड़ी वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव आएगी। अब बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन है, बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट में ले लेता हूँ बी, ये एक्स जो आया वो, और ये पॉइंट लेता हूँ ए, ठीक है। बच्चों ये सही लिखा था मैंने, ये सही था हमारा, और ये बी, ठीक है। ये -1 + √3 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका, ऐसा बोल रहे हैं 1.71 समथिंग, तो 0.70 आएगा, और ये तो नेगेटिव में आएगा, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा पॉइंट, तो ये पहले लिख लेता हूँ और ये बाद में, ठीक है। तो इससे पहले जो भी वैल्यू डालेंगे वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब उसके फैक्टर के जो पावर देख लो आप, दोनों के और ही है, तो भाई प्लस माइनस हो जाएगा, हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। फिर से बोलता हूँ, देखो ये -1 + √3 आया और -1 - √3, ये तो नेगेटिव नंबर है, मतलब बी पॉइंट ले लिया और ये ए पॉइंट पॉजिटिव आगे वाला ले लिया, ठीक है। ओके, अब इससे पहले वाली जो भी वैल्यू डालेंगे वो तो पॉजिटिव आएगी, प्लस कर दिया। उससे जैसे ही छोटी डालेंगे, मतलब इससे छोटी, मतलब हमारे पास जो यूनिफॉर्म मेथड थी इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो फैक्टर है उसके पावर देख लो ऑड है, तो भाई पावर ऑड है मतलब क्या हो जाएगा, साइन चेंज लेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू देगी, नेगेटिव, और ये ए से बड़ी और बी से छोटी वैल्यू हमें क्या देगी, पॉजिटिव। और हमें कौन सी चाहिए, तो देख लो इनइक्वालिटी में लिखा पहले से लेस और इक्वल टू चाहिए था, मतलब नेगेटिव चाहिए था। मतलब हमारे पास मान लो ये हमारा हो गया, कौन सा था, ये रहा -1 + √3, ये -1 - √3, तो इनके बीच में हमारे पास वैल्यू आएगी,
ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू -1 -√3 -1 + √3 है ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन बी। ठीक है, आयो बच्चे समझ में आया होगा। कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने यहाँ पे, मेथड को सॉल्व फैक्टराइजेशन करने का तरीका बदल दिया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे लेसर इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो और कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला दे रखा है और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दे रखा है और आपको निकालना है x। कैसे निकालेंगे? ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मिरर टर्म से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो बहुत ही अजीब बात बोल रहा हूँ लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। अब देख लो मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए और एडिशन आपका 5 होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ ऐसे, इन दोनों में से क्या निकाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ये आ जाएगा हमारे पास -3 और ये बन जाएगा, यहाँ से क्या निकाल लो 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 निकाल लो, -3 तो ये दोनों फैक्टर कॉमन आ जाएंगे और ये क्या लिख लो यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 = 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 = 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 = 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू आएगी 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों आपको याद हो तो ये वैल्यू क्या देता था आपको, x लेस देन और इक्वल टू x। इससे छोटा, इससे जो भी x डाल रहे हो आप लोग वो उससे क्या देगा, इक्वल टू या फिर उससे छोटा इंटीजर देता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख लो आंसर कितना दे रहा है आपको, 3 दे रखा है। तो मतलब एग्जैक्टली 3 रखा है तो आपके पास 3 आंसर आया। और मान लो उससे छोटी वैल्यू डाल दो तो आपको क्या देता, वो 2 देता। समझ में आ रहा कुछ, आया ना? मतलब ये जो भी आंसर आता है वो उससे क्या देता है, मतलब x क्या देता है, आंसर ये क्या होता है, समझो यहाँ पे x जो पुट कर रहे थे उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है, जो भी वैल्यू पुट की है उससे छोटा या फिर एग्जैक्टली x आता है। क्या आता है, एग्जैक्टली x, राइट। मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 से छोटा और एग्जैक्टली इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या करेगा आपको, 2 से छोटा ना, यहाँ पे लेस देन आएगा तो 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 2 से छोटा और एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का आप देखोगे तो आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है, 2 से लेके 3 तक दोनों आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 3। यहाँ पे मैंने लेसर इक्वल टू ज्यादा दे दिया था। देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी x रखा है उससे लेस देन और इक्वल टू x देते हैं आंसर, वो भी क्या देते हैं, इंटीजर। तो हमारे पास 3 और 3 से छोटा आएगा आंसर और वहां पे 2 आंसर आ रहा है, मतलब 2 और 2 से छोटा इंटीजर आएगा। हम लोगों ने इसको इंटरवल फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, 2 से लेके 3 के बीच में आंसर आने वाला है इसका। तो मैंने क्या लिया, क्लोज इंटरवल 2, 3 ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, कैसे फंक्शन की डोमेन निकालनी है, कैसे फंक्शन की रेंज निकालनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरह से फंक्शन दे रखा है, आपको कहीं ऐसा भी फंक्शन दे कि भाई √x - 1 + x - 1 अपन x + 1। ठीक है, तो ऐसे तो फंक्शन की अलग अलग एडिशन के फॉर्म में भी आपको डोमेन निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, पहले इसकी निकाल लोगे फिर इसकी निकाल लोगे, दोनों का यूनियन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, क्या कर लोगे, पहले इसका निकाल लोगे फिर इसका निकाल लोगे, दोनों का यूनियन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा भी और भी कॉम्प्लिकेट करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर बहुत ही स्मूथली और बहुत ही टाइम लेके कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि आपको ये पूरा सेकंड चैप्टर आपको कंप्लीटली आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर है ही, तो व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम एनीवेयर, राइट। और घर पे फिर से ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपकमिंग जो चैप्टर आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वो हमारे एंटी सर करवाने वाले हैं, तो उनके वीडियो लेक्चर आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको मैंने यहाँ पे रेंज और डोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है वो प्लीज याद रखना, क्योंकि वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका बहुत ही यूज होने वाला है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करके आपके सारे ग्राफ बनेंगे, है ना, और उसके ही डिपेंड करके सारा आपका कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।